हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 8 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर वाला टॉपिक है उसे कवर करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमारे हर बार एग्जाम में एक ना एक प्रश्न हमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से देखने को मिलता है। आज के इस टॉपिक को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए खेल पढ़ेंगे, नवीन जिलों का गठन हुआ है उनके बारे में पढ़ेंगे, नवीन मंत्रालय या मंत्रिमंडल जिसका गठन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादों को जो जीआई टैग दिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम कुछ अन्य टॉपिक की भी बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिलेबस हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए, यूनिट 8 में यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। इसी को आज हम कवर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे नवीन जिले जिनका हाल ही में गठन हुआ है, मैयर, पांडुरना आदि के बारे में। विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में जानेंगे। मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे, किसे कौन सा विभाग दिया गया है। हम जानेंगे राज्यसभा चुनाव के बारे में जो 2024 में अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। फिर सम्मान के बारे में, एक प्रमुख सम्मान कौन कौन से मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदान किए। नियुक्तियों की बात करेंगे, प्रमुख समारोह की बात करेंगे, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं टाइगर रिपोर्ट, उनके बारे में जानेंगे। योजनाओं के बारे में जानेंगे, खेल जानेंगे, खेल संबंधित पुरस्कार के बारे में जानेंगे। भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन पुरस्कार, वो किस मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। कुछ निधनों की भी बात करेंगे जो हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए हैं, और कुछ अन्य टॉपिक जो विशेष छूट जाते हैं हम उसके बारे में भी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिलों के बारे में जानने के लिए कि सर हमें नवीन जिलों के बारे में बताइए जिनका हाल ही में गठन हुआ है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, पहले मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में 2023 में मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग और कितने 55 जिले हो चुके हैं। आपके एग्जाम में आएगा, आपको 55 जिले ही लगा के आना है, क्योंकि मैंने एक यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है, वहाँ पर 55 जिले वो बता रहा है। तो आपको याद रखना है कि कितने जिलों का लगा के आना है, आपको 55 जिलों का आंकड़ा लगा के आना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मऊगंज जिले की। मऊगंज जिले की बात करते तो मऊगंज जिले का गठन जो हुआ था वो 15 अगस्त 2023 को किया गया। यह जिला रीवा जिले से पृथक कर कर बनाया गया था। कहाँ से? देखिए, मैं एक बार मैप में आपको बता देता हूँ कि कुछ इस प्रकार का मान लीजिए हमारा मैप है। यहाँ पर क्या था? रीवा है, ठीक है। रीवा किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग में पहले 4 जिले हुआ करते थे, अब वर्तमान में कितने होने लगे हैं? 5वां जिला यह बनता है। और रीवा संभाग का जब पूर्वी वाला क्षेत्र हो, उस क्षेत्र था, उसे काटकर कौन सा जिला बनाया जाता है? मऊगंज जिला बनाया जाता है, ठीक है। मऊगंज जिले की बात करते तो गठन कब हुआ है? 15 अगस्त 2023 के दिन। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हो जाएगा? पहले 52 थे, यह मध्य प्रदेश का 53वां जिला था, ठीक है। किससे अलग हुआ? रीवा जिले से अलग होकर बना हुआ है। फिर रीवा संभाग का यह 5वां जिला है। इस जिले के अंतर्गत 4 तहसीलें, कौन कौन सी? मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमा और देव तालाब, ठीक है। याद रखना है, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें कितनी तहसीलें? 4 तहसीलें। विधानसभा क्षेत्र 2 है, नहीं पूछेगा। यहाँ के प्रथम कलेक्टर बनते हैं आईएएस अजय श्रीवास्तव। तो अपन ने क्या देखा? मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनता है? मऊगंज। किससे पृथक होकर? रीवा से पृथक होकर। कब बनता है? 15 अगस्त 2023 के दिन बनता है। यह रीवा संभाग का कौन सा जिला था? रीवा संभाग का 5वां जिला था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नवीन जिले की, जिसका गठन हाल ही में हुआ है। तो हमारा अगला जिला है मैयर जिला, ठीक है। मैयर जिले का गठन सतना जिले से पृथक कर कर बनाया गया था। जैसे आप सभी को पता है, रीवा के बगल में सतना जिला है, तो सतना में जो नीचे वाला जो हिस्सा था उसका दक्षिणी क्षेत्र, उसमें से काट के कौन सा जिला बनाया गया? मैयर जिला बनाया गया, ठीक है। मैयर जिला किससे पृथक हुआ? सतना से पृथक हुआ। सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था, इसकी एग्जैक्ट डेट अभी हमें कहीं पे नहीं मिली है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि 2023 सितंबर में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। यहाँ रीवा संभाग का कौन सा जिला है? 6ठा जिला है। अब आपको याद रखना है, रीवा संभाग में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो 6 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से मैयर और मऊगंज क्या है? नई जिला बना हुआ है। एक और बात आप फैक्ट के रूप में याद रखिएगा
कि जो मऊगंज जिला है उसे जल प्रपातों का शहर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, पीछे जो मैंने बताया था उसी में। ठीक है, अब मैहर जिले के अंतर्गत जो शारदा माता मंदिर है, जो कि पहले किस जिले के अंतर्गत आता था, सतना जिले के अंतर्गत आता था। तो शारदा माता मंदिर वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है, मैहर जिले के अंतर्गत आता है। मैहर जिले में 4 तहसीलें, मैहर, रामनगर, उछेरा और अमरपाटन। ठीक है, ये उछेरा लिखा हुआ है, ये मैहर है, ये अमरपाटन है और ये रामनगर है। ठीक है, इसकी हम किसकी बात करते हैं कि ये किस किस जिलों के साथ अपनी सीमा लगाता है, तो देखिए उत्तर में ये सतना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम में जिला पन्ना के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, दक्षिण में देखेंगे तो कटनी, उमरिया और शहडोल के साथ सीमा साझा करता है, और इधर देखेंगे पूर्व तरफ तो सीधी और रीवा के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। इसके बारे में आपको इतना पॉइंट जरूर याद रखना है जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब हम आगे इस साल बने हमारे तीसरे जिले या मध्य प्रदेश के 55वें जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है पांडुरना। ठीक है, तो पांडुरना जो जिला था वो छिंदवाड़ा के दक्षिणी वाला हिस्सा कहलाता है, यहाँ पर पड़ता है लगभग। छिंदवाड़ा आपका मैप देखेंगे तो छिंदवाड़ा के दक्षिणी हिस्से को काटकर एक नवीन जिला बनाया गया, उसका नाम था पांडुरना। पांडुरना में आपको एक याद रखना है कि पांडुरना में एक किसका फत्तर मार मेला लगता है, फत्तर मार मेला, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, गोट मार के मेले के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये गोट मार का मेला है वो जाम नदी के तट पे लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछ रहे हैं आजकल, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो यह मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनता है। किस जिले से पृथक कर कर बनाया जाता है, छिंदवाड़ा जिले से पृथक कर कर बनाया जाता है। यह जबलपुर संभाग का नवा जिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब सर्वाधिक जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं, पहले जबलपुर और इंदौर में 8-8 जिले हुआ करते थे, पर वर्तमान में जबलपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं, कितने, 9 जिले हैं। किससे पृथक कर बनाया गया है, छिंदवाड़ा से। कब, सितंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था। यह जबलपुर संभाग का नवा जिला है। इसके अंतर्गत 3 तहसीलें, पांडुरना, नांदनबाड़ी और सोनसर। ठीक है, यहाँ पर पहले कलेक्टर थे अजय देव शर्मा। अब देखो एक और मैं आपको बता देता हूँ कि पहले महाराष्ट्र जो जिला था उससे मध्य प्रदेश के कुल 9 जिलों की क्या लगती थी, सीमा लगती थी, पर वर्तमान में अब पांडुरना की सीमा भी महाराष्ट्र के साथ लगती, तो उसके बाद महाराष्ट्र से वर्तमान में मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बता दी, यहाँ पर हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं, 55 जिले हो चुके हैं। 56वां जिला लोग बाग बोलते हैं नागदा प्रस्तावित है। ऐसे मध्य प्रदेश में 3-4 जिले और अन्य प्रस्तावित है, पर हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। केवल कितने आपको याद रखना है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 55 जिले हैं, और कितने संभाग है, 10 संभाग है। इसके बारे में याद रखना। लोगों ने इसके ऊपर 1-1 घंटे का वीडियो बना रखा है, 1-1 घंटे पे नहीं जाना है, हमें करंट अफेयर पढ़ना है मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट। हम केवल उसी की बात करेंगे जो पिछले जनवरी 2023 से लेके अभी वर्तमान में जून 2023 तक जो भी घटनाएं घटी हैं, हम उसी की इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे आइए। अब हमने जिलों की बात कर ली, अब हम बात करते हैं किसकी, 16वीं विधानसभा के चुनाव हमारे यहाँ कब संपन्न हुए, 2023 में हुए। ठीक है, 16वीं विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं। जब हमने एमपी का पॉलिटी पढ़ा था उसमें मैंने आपको इसे पढ़ाया था, कभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली प्रश्न हमें देखने को मिलने वाला है। अब 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हमारे यहाँ 2023 में। मतदान की तारीख थी 17 नवंबर 2023 के दिन, जिसके बाद 3 दिसंबर के दिन हमारे यहाँ क्या आता है, रिजल्ट आता है। 16वीं विधानसभा के चुनाव हमारे यहाँ 230 सीटों के ऊपर लड़े गए थे, जिसके अंतर्गत बीजेपी 163 सीटों पर जीतती है, 66 सीटों पर कांग्रेस जीतती है तथा 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी जीतती है। यह भारत आदिवासी पार्टी रतलाम के सेलाना नामक स्थान से जीतती है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एकमात्र सीट जीती है इसने, तो आपको याद रखना है। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था, यहाँ से प्रीवियस ईयर में एक बार प्रश्न आया था कि चुनाव में कितनी महिलाएं जीती, तो आपको याद रखना है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश में कुल कितनी, 27 महिलाएं जीत के विधानसभा में गई हैं। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखना, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं,
तो यहाँ से डेफिनेटली हमें प्रश्न देखने को मिलने वाला है। जो मैंने आपको मध्य प्रदेश का पूरा पॉलिटी आपको पढ़ाया, उसमें मैंने मध्य प्रदेश में कैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके बाद किसकी नियुक्ति की जाती है, उन सब के ऊपर बात की है। अब हम इसमें देखते हैं कि 16वीं विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया जाता है, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि पेपर में आ सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव। ये मध्य प्रदेश के व्यक्तिगत रूप से 20वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यह उज्जैन की एक विधानसभा सीट से क्या है, विधानसभा सदस्य हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, मोहन यादव बनते हैं। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, डॉक्टर मंगू छगन भाई पटेल, जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, वो इनको शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पे भी शपथ लेते हैं। एक थे जगदीश देवड़ा, जो कि कहाँ से हैं, मंदसौर में विधानसभा सीट से हैं। फिर एक है राजेंद्र शुक्ला, जो कि रीवा से थे। तो मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, एक का नाम है जगदीश देवड़ा और एक का नाम है राजेंद्र शुक्ला। ठीक है, 16वीं विधानसभा के बाद जब विधानसभा का गठन होता है तो सबसे पहले प्रोटेम्प्ट स्पीकर, मैंने आपको बताया था, गोपाल भार्गव को नियुक्त किया जाता है। किसे, गोपाल भार्गव को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर बनाया जाता है, जो कि सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मुरैना की दिमनी नामक विधानसभा सीट से हैं, क्या बनते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा उमंग सिंगार को क्या बनाया जाता है, विपक्ष का नेता बनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। ये सभी लेटेस्ट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पेपर उठा के ही पढ़ सकते हैं, पर वीडियो में जो सुनने से मिलता है उससे ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है। करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। सर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो मंत्रिमंडल के भी हमें कुछ बता दीजिए कि कौन से नेता को कौन सा मंत्री बनाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पे हम बात कर लेते हैं। वैसे 31 मंत्री हमारे यहाँ नियुक्त हुए हैं, तो 31 में से कौन सा विभाग मिला है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मोहन यादव की। ठीक है, तो डॉक्टर मोहन यादव की बात करते हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव के पास देखो गृह मंत्रालय है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, पहले गृह मंत्रालय नरोत्तम मिश्रा के पास था, पर नरोत्तम मिश्रा जी क्या होते हैं, विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और डॉक्टर मोहन यादव के पास क्या है, गृह मंत्रालय है, वर्तमान में आपको याद रखना है। फिर इनके पास जनसंपर्क मंत्रालय है, उसके बाद नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय। केवल इतने ही विभाग याद रख लीजिए, आपके पेपर में इतना ही पूछेगा। फिर जगदीश जो देवड़ा हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्हें मध्य प्रदेश का दूसरी बार क्या बनाया जाता है, वित्त मंत्री बनाया जाता है। 15वीं लोकसभा विधानसभा के दौरान भी ये क्या थे, वित्त मंत्री थे, वर्तमान में भी ये क्या है, वित्त मंत्री। फिर राजेंद्र शुक्ला जो हैं, उन्हें क्या बनाया जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सौंपा जाता है। यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है हमारे यहाँ, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं। ठीक है, विजय शाह की बात करते हैं, तो विजय शाह को जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति मंत्रालय दिया जाता है, तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्रालय भी किसके पास है, विजय शाह के पास है। अब देखिए, कैलाश विजयवर्गीय चर्चाओं में रहे थे, इंदौर से हैं, इनको नगरीय विकास और आवास मंत्रालय दिया जाता है, इसके बारे में याद रखना है। प्रहलाद पटेल जो कि नरसिंहपुर से विधानसभा सदस्य हैं, उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं मंत्रियों के नाम बता रहा हूँ, सबके नहीं बताऊंगा, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग दिया जाता है। करण सिंह वर्मा, इनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, करण सिंह वर्मा को राजस्व मंत्रालय दिया जाता है। ये पहले भी राजस्व मंत्रालय मंत्री रह चुके थे। फिर देखिए, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इनको याद मत रखिए, याद रख लीजिएगा, पर संपत्ति है हुई के महिला हैं, तो इनको लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय दिया गया है। फिर देखो, तुलसीराम सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय सौंपा गया है, इन्हें पहले भी सौंपा गया था जल संसाधन मंत्रालय। फिर इंदल सिंह कंसाना कृषि एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहले कमल पटेल थे, वर्तमान में कौन है, इंदल सिंह कंसाना को कृषि मंत्रालय सौंपा गया है, तो आपको याद रखना है।
फिर निर्मला भूरिया हैं, उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य आपूर्ति मंत्रालय बनाया गया है, छोड़ो। बिस्वास सारंग, इनके बारे में आपको याद रखना है। बिस्वास सारंग को कौन सा खेल मंत्रालय दिया गया है, तो खेल मंत्री कौन है हमारे यहाँ, बिस्वास सारंग है। अब सामाजिक, इनको याद मत रखिएगा, पर याद रख लीजिएगा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसको, नारायण सिंह कुशवाहा को सौंपा गया है। फिर देखो, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है, नागर सिंह चौहान को। और नागर सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पहले भी थे अभी भी हैं। राकेश शुक्ला को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। फिर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग किसे सौंपा गया है, चेतन कश्यप को सौंपा गया है, आपको याद रखना, 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। फिर इंदर सिंह परमार को उच्च शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है, ये आपको याद रखना है क्योंकि शिक्षा से संबंधित है। फिर देखो, उसके बाद राजस्व मंत्री, कुछ राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कृष्णा गौर को पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मंत्रालय सौंपा गया है। धर्मेंद्र सिंह लोधी को संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्रालय सौंपा गया है। इतना नहीं आएगा, आपको याद नहीं रखना है। फिर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय लाखन सिंह पटेल को सौंपा गया है, ये पहले से भी मंत्री थे, ठीक है। तो ये कुछ मंत्री हैं, आपको याद रखना है। राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीण विकास का क्या सौंपा गया है, राज्य मंत्री बनाया गया। तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखने, जो मैंने मेन बताए केवल उनके बारे में ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के बारे में आपको केवल इतना याद रखना है। अब देखिए, हम राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं जो 2024 में हुए। तो मध्य प्रदेश में 2024 में क्या हुआ था, 5 लोगों का राज्यसभा से कार्यकाल खत्म हो चुका था। आप सभी को पता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, मेनली 6 वर्ष का होता है। तो उसमें 5 लोग कौन कौन से चुने गए हैं, एक है बाल योगी उमेश नाथ, ठीक है, इन 5 को याद रखना है। डॉक्टर एल मुरुगन दूसरी बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य नामित हुए हैं। फिर बंसीलाल गुर्जर, फिर श्री माया विक्रम नरोलिया, फिर अशोक सिंह, ये 5 को 2024 में क्या सौंपा गया है, राज्यसभा पहुंचाया गया है। इनका नाम याद रखना, श्री माया विक्रम सिंह नरोलिया, महिला है, पूछ सकता है। अब 5 ये हो गए हमारे यहाँ। मेनली राज्यसभा की सीटें कितनी, 11 हैं, तो वो सदस्य और बता दिए। एक है दिग्विजय सिंह, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी, कविता, श्री विवेक सिंह तनखा और श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि। तो मध्य प्रदेश से वर्तमान में 3 महिला सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। कौन कौन, एक तो माया विक्रम सिंह नरोलिया, उसके बाद कविता पाटीदार मऊ से हैं, और श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जो कि जबलपुर की रहने वाली हैं। तो ये कहाँ से हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, कहाँ से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मंत्रिमंडल चुनाव की बात की। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। सबसे पहले हम भारत के सम्मान देखते हैं कि भारत में देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद पद्म विभूषण दिया जाता है, उसके बाद भूषण दिया जाता है, उसके बाद पद्मश्री दिया जाता है। तो 2024 में, जनवरी 2024 में जो पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा हुई, उसमें मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की बात कही। तो वो 4 लोग कौन है, किस क्षेत्र से संबंधित है, आइए उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है। ओम प्रकाश शर्मा कहाँ से हैं, कला क्षेत्र से संबंधित है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। यह मेनली कहाँ से, उज्जैन जिले से संबंधित है। देखो एक और बार सुन लो, सबसे पहले व्यक्ति ओम प्रकाश शर्मा, उज्जैन जिले से संबंधित है। 2024 में कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। ओम प्रकाश शर्मा को मुख्य रूप से माच नृत्य या नाट्य बोलिए, माच नाट्य जो कि मालवा का एक प्रमुख नाट्य है, उसकी कला के लिए ही इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री प्रदान किया गया। तो पहले व्यक्ति कौन हो गए, ओम प्रकाश शर्मा हो गए। दूसरे व्यक्ति कौन है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया एक पैरा तैराक हैं, यानी ये दिव्यांग तैराक हैं, जो कि कहाँ से, भिंड जिले से संबंधित हैं। और इनको क्या, खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कालू राम बामनिया। कालू राम बामनिया की बात करते हैं तो कालू राम बामनिया देवास जिले से संबंधित हैं। ये कबीर गायन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इन्हें भी किसके लिए दिया गया है, कला क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। चौथे व्यक्ति हमारे यहाँ भगवती लाल पुरोहित। कहाँ पे, भगवती लाल राज पुरोहित, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में
ये धार जिले से संबंधित हैं। तो मैंने क्या बताया, मध्य प्रदेश के 4 व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। एक है ओम प्रकाश शर्मा, दूसरे हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया, तीसरे हैं कालूराम बामनिया और चौथे हैं भगवती लाल राजपुरोहित। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है किस कला के लिए दिया गया है, या पूछ लेगा वो सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो आपको याद रखना है पैरा खेल क्षेत्र के तहत इनको क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे राष्ट्रीय स्तर की। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अवार्ड हाल ही में प्रदान किए गए, जैसे तानसेन सम्मान हुआ, तो किसको दिया गया है, इन सब के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल की, हम पहले बात कर लेते हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के बारे में। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है, यह कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार मध्य प्रदेश से संबंधित 3 व्यक्तियों को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। पहले हैं राजीव वर्मा, जो कि कहाँ से, भोपाल से संबंधित है। इन्हें फिल्मी क्षेत्र में, फिल्म में जो क्या करते हैं अपन, एक्टिंग करते हैं, उसके क्षेत्र में क्या दिया गया है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया है। फिर अनूप जोशी बंटी, यह भी कहाँ से हैं, मेनली भोपाल से संबंधित हैं, इन्हें भी नाट्य के क्षेत्र में दिया गया है। तीसरा है कलापिनी कोमकली, इनके बारे में आपको याद रखना है, कौन है, कलापिनी कोमकली, जो कि हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है। जो देवास के हमारे कुमार गंधर्व थे, उनके परिवार से संबंधित है। तो आपको याद रखना है गंधर्व गायन से संबंधित हो सकती है। तो इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है। ये 3 व्यक्ति कहाँ से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब आगे आइए, अब आगे हम मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान कब से शुरू हुआ, इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो आपको याद रखना है तानसेन सम्मान 1980 से शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़ा दी गई है। वर्तमान में किस क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जब दिसंबर महीने में कहाँ पर, ग्वालियर के बेहद नामक गांव पे क्या होता है, तानसेन सम्मान का आयोजन किया जाता है। उस दौरान यहाँ पर क्या दिया जाता है, तानसेन सम्मान दिया जाता है। 2022 में पंडित गणपति भट्ट, जो कि कर्नाटक से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत गायक हैं, उनको क्या दिया गया है, तानसेन सम्मान दिया गया है। तो आपको याद रखना, तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, गणपति भट्ट को दिया गया है, जो कि कर्नाटक राज्य से संबंधित है। दूसरी बात करते हैं कवि प्रदीप सम्मान। तो कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत 1986 में होती है। इसके अंतर्गत भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविताओं के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है, तो गुरु सक्सेना, जो कि कहाँ से हैं, मेनली नरसिंहपुर जिले से, इन्हें क्या दिया गया है, कवि प्रदीप सम्मान दिया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान की। तो 2011 से यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ मेनली संस्थाओं को दिया जाता है जो कला को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसके तहत भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस बार मालवा लोक कला अकादमी, जो कि उज्जैन में स्थित है, उसे क्या दिया गया है, राष्ट्रीय मानसिंह तोमर सम्मान दिया गया है। तो यह 3 सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में दिए हैं, तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अब हम और की बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की। तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997 में प्रारंभ हुआ। यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। इसके तहत 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। और 2022 में यह अभिनेता धर्मेंद्र देवल को प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान कब से प्रारंभ हुआ था, 97 से। 5 लाख की राशि दी जाती है। इस साल किसको दिया गया, धर्मेंद्र देवल को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं लता मंगेशकर सम्मान की। तो यह 1984 से शुरू होता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और 2022 में यह उत्तम सिंह को प्रदान किया गया है। किसको, उत्तम सिंह को प्रदान किया गया है। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की। तो देखिए, जनवरी 2023 में क्या हुआ, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। इनकी घोषणा पहले हो चुकी थी। अब हम उसमें देख लेते हैं सर, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन किन जिलों या स्थान को, तहसील को सम्मानित किया गया। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि मध्य प्रदेश को स्वच्छ राज्य कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार मिला हुआ है। यानी स्वच्छ राज्य कैटेगरी में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे आया है। पहले स्थान पे कौन था, महाराष्ट्र राज्य रहा है।
ठीक है। फिर हम स्वच्छ शहर की बात करते हैं तो भारत का सूरत जो कि गुजरात का है और इंदौर को क्या दिया गया है, मिक्स्ड करके स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। इंदौर को 7वीं बार लगातार क्या दिया गया है, स्वच्छ शहर का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये 7वीं बार पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। स्वच्छ राजधानी का अवार्ड भोपाल को दिया गया। स्वच्छ छावनी यानी कंटेनमेंट एरिया किसे दिया गया है, महू को दिया गया है। 1 लाख से कम जनसंख्या में उमरिया के नौरोजाबाद को भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। स्वच्छ शहर की कैटेगरी में जो ग्वालियर था उसे 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ स्वच्छ सर्वेक्षण से हमने डाटा लिया है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि स्वच्छ राज्य की कैटेगरी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान और स्वच्छ शहर की कैटेगरी में इंदौर को पहला स्थान लगातार 7वीं बार मिला हुआ है। ठीक है, अब हम आगे आइए। अब आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटी पुरस्कार की। तो देखिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार, यहाँ पर स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस होती है भोपाल में, उस दौरान यहाँ पर क्या होते हैं, स्मार्ट सिटी पुरस्कार की घोषणा की जाती है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 5 शहरों को 10 पुरस्कार प्रदान किए गए। हमको मेन याद रखना है। तो देखिए बेस्ट नेशनल स्मार्ट स्टेट यानी स्मार्ट सिटी क्या होगी, जितनी भी सुविधाएं उनको वो कितने अच्छे से प्रदान कर रही हैं, चाहे वह इंटरनेट हो, पानी की हो, रहवास की हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन की हो। तो जो स्टेट सबसे अच्छा क्या करेगा, काम करेगा इन सभी क्षेत्र में, उसको स्मार्ट स्टेट का दर्जा, स्मार्ट शहर का दर्जा दिया जाता है। तो इसके तहत बेस्ट नेशनल स्मार्ट स्टेट का पुरस्कार किसको दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया। बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर को दिया गया। जल संरक्षण में किसको दिया गया है, इंदौर को दिया गया। शहरी पर्यावरण के क्षेत्र में इंदौर को पुरस्कार दिया गया। तो ये सभी पुरस्कार किसको, इंदौर को मिले हैं मेनली। बेस्ट नेशनल स्मार्ट स्टेट का पुरस्कार किसको दिया गया है, मध्य प्रदेश को। आपको मेनली यह याद रखना है। ठीक है, अब आगे आइए। आगे हम बात करते हैं कुछ और अन्य पुरस्कार की। तो बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड भी किसको मिला है, मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। ग्रामीण पर्यटन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पर्यटन का स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर देखिए विश्व पर्यटन के अवसर पर क्या हुआ था, मध्य प्रदेश को एक पुरस्कार दिया गया था, मंडला जिले को। फिर यहाँ पर एक और पुरस्कार है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मेनली राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मेनली बच्चों को प्रदान किया जाता है या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। जो भी बच्चे साहसिक काम करते हैं उनको क्या दिया जाता है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो इंदौर के एक बच्चे थे अविनाश तिवारी, अविनाश तिवारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आइए। अब आगे बात करते हैं। तो हमने प्रमुख किसकी पुरस्कार की बात कर ली जो मध्य प्रदेश में 2023-24 के अंतर्गत दिए गए। अब हम प्रमुख समारोह की बात करते हैं जिनका आयोजन हाल ही में किया गया। तो पहला है इंद्राणी समारोह। तो इंद्राणी समारोह यह महिलाओं को समर्पित एक उत्सव था जिसका आयोजन भोपाल में मानव संग्रहालय में किया गया था। ठीक है, डेट याद नहीं रखिएगा पर आपको याद रखना है इंद्राणी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। फिर 49वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह मार्च 2024 में कहाँ पर आयोजित किया जाता है, मैहर जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे आइए। आगे हम बात करते हैं विक्रम उत्सव 2024। तो 1 से लेकर 9 मार्च 2024 तक कहाँ पर, 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक विक्रम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है। आपको याद रखना है। फिर देखिए बात करते हैं खजुराहो महोत्सव की। यह इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। छतरपुर के खजुराहो नामक स्थान पर फरवरी में हर साल क्या आयोजित किया जाता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। यहाँ 1976 से इसका आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2024 में इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया है। कौन सा, 50वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसलिए यह क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। आपको याद रखना है कि जब यहाँ पर खजुराहो उत्सव आयोजित किया जा रहा था तो यहाँ पर लगभग 1500 से अधिक महिलाओं ने कथक नृत्य की एक साथ प्रस्तुति दी और वह क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो आपको याद रखना है ये बात भी। पर आपको ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 2024 में जो खजुराहो शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हुआ वो कौन सा संस्करण था, 50वां संस्करण था। एग्जाम में जरूर आएगा। फिर निर्झणी महोत्सव, यह नर्मदा नदी के सम्मान में बनाया जाता है।
इस बार कहाँ पर आयोजित हुआ, मेनली होशंगाबाद में इसका आयोजन किया गया था। फिर देखिए अटेर महोत्सव, अटेर का किला है भिंड में, वहाँ पर यह कला संस्कृति का एक महोत्सव है, तो भिंड में अटेर महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर गढ़ कुंडार महोत्सव निवाड़ी जिले में किया गया इसका आयोजन। मेनली यह गढ़ कुंडार एक किला है वहाँ पर निवाड़ी में, वहीं पे आयोजित किया जाता है। किसके सम्मान में, राजा खेतड़ी सिंह खंगार जयंती समारोह के सम्मान में इसका आयोजन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं तानसेन सम्मान, तो तानसेन सम्मान का आयोजन दिसंबर में 2023 में किया जाता है, ग्वालियर में हर साल किया जाता है। इस बार इसका 99वां संस्करण था, तो आपको याद रखना है कौन सा, तानसेन का 99वां संस्करण का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना था कि यहाँ पर 1500 से अधिक व्यक्ति ने एक साथ तबला बजाया था। क्या बजाया था, एक साथ तबला बजाया था, और उसी के कारण क्या बना, मेनली विश्व रिकॉर्ड बना था। अब आपको एक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है कि जिस दिन तबला वादन का यह रिकॉर्ड बना उस दिन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तबला दिवस घोषित किया गया है। तो तबला दिवस का आयोजन कब किया जाता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कुछ अन्य समारोह हमारे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, यानी क्या आप ये समझ लिए कि इंडस्ट्री में किसके लिए, निवेश के लिए एक आयोजन किया गया। निवेश मध्य प्रदेश इसको बोला जा रहा था, तो निवेश मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्यों होंगे आप, क्योंकि हमेशा कहाँ पर किया जाता था, इंदौर में किया जाता था, पर वर्तमान में इस साल कहाँ पर किया गया है, निवेश मध्य प्रदेश का आयोजन उज्जैन जिले में किया गया था। इसमें लगभग 10,064 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, निवेश हुआ है। वो पूछेगा नहीं डाटा, पर आपको याद रखना है। फिर याद रखना है किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया, राजगढ़ में मोहनपुरा नामक स्थान पर किया गया था। यहाँ पर मोहनपुरा डैम का एक और बार इनने शिलान्यास किया था, तो इस कारण क्या हुआ था, वहाँ पर किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है, इंदौर में किया गया है। 9th यूनिट के अकॉर्डिंग यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे आइए, अब आगे बात करते हैं इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव सितंबर 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाता है। इसी दौरान स्मार्ट सिटी अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। फिर आपको याद रखना है उन्मेष महोत्सव अगस्त 2023 में कहाँ पर, भोपाल में आयोजित किया जाता है। उन्मेष महोत्सव भारत का सबसे बड़ा क्या है, साहित्य महोत्सव है। तो आपको याद रखना है उन्मेष महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। इस दौरान इसका उद्घाटन जो करती हैं वो कौन करती है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाता है इसका उद्घाटन। फिर आगे आइए, आगे बात करते हैं हम G20 की। जैसा आप सभी को पता है 2023 में G20 जो था उसका किसने अध्यक्षता की थी, भारत ने की थी पहली बार। ठीक है, अब G20 की 3 बैठकें हमारे मध्य प्रदेश में होती है। एक बैठक होती है कृषि से संबंधित, जो कि कहाँ पर आयोजित की जाती है, इंदौर में आयोजित की जाती है। एक थी सांस्कृतिक से संबंधित, जो कि फर्स्ट सांस्कृतिक कल्चर आप बोल सकते हो, सांस्कृतिक बैठक का आयोजन छतरपुर के खजुराहो नामक स्थान पे किया जाता है। और एक थी थिंक 20 इंडिया की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं, कौन से, एक तो इंदौर, एक खजुराहो और एक भोपाल। इन 3 स्थान पर मेनली G20 बैठक का आयोजन किया जाता है। पेपर में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर से संबंधित इंदौर में, खजुराहो में कल्चर से संबंधित, और थिंक 20 से संबंधित भोपाल में आयोजित की जाती है। तो इनके बारे में भी याद रखना है। तो यह कुछ समारोह थे जो हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं खेल और खेल पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार की। तो देखिए मध्य प्रदेश में 2 अगस्त 2023 के दिन क्या किया जाता है, खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इस साल 11 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार, 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार और 1 प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार, 1 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 1 को स्वर्गवासी प्रभात जोशी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की जाती है। अब मैं देखो यहाँ पर आपको बताता हूँ कैसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर प्रश्न आता है सीधा, खिलाड़ी का नाम दे देते हैं और उससे संबंधित वह किस खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में यहाँ से आए हुए हैं।
कभी ये आप विक्रम पुरस्कार के 10 नाम ही याद रख लेंगे तो आप मानिएगा आपके एग्जाम में आने की 100% प्रायिकता बन जाती है। तो सबसे पहले हम विक्रम पुरस्कार की बात करते हैं। तो विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। वर्तमान में इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 2 लाख कर दी गई है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के 10 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्हें विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहले हैं राजू सिंह, जो कहाँ से संबंधित है, भोपाल जिले से संबंधित है, और इनको घुड़सवारी में क्या दिया गया है, विक्रम पुरस्कार दिया गया है। दूसरे हैं आदित्य दुबे, जो कि देवास से संबंधित है, उन्हें सॉफ्ट टेनिस खेल में क्या दिया गया है, विक्रम पुरस्कार दिया गया है। फिर नीतू वर्मा काइंग काइंग खेल के लिए सीहोर से संबंधित है, इन्हें विक्रम पुरस्कार। फिर भूर रक्षा दुबे, जो कि भूसू से संबंधित है, उन्हें अशोकनगर से जिले से संबंधित है, इन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया है। फिर प्रगति दुबे जो रायसेन से हैं, उन्हें शूटिंग में विक्रम पुरस्कार दिया गया है। सुबोध चौरसिया जो कि इंदौर से, उन्हें सॉफ्ट बॉल में क्या दिया गया है, विक्रम पुरस्कार दिया गया है। आवेश खान इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अभी केकेआर टीम से खेल रहे थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश भारत की T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है, उसकी भी राष्ट्रीय टीम में शामिल है। तो आवेश खान जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इंदौर जिले के हैं, इनको भी दिया गया है। नीरज राणा ग्वालियर जिले से हॉकी में इन्हें विक्रम पुरस्कार दिया गया है। धनंजय दुबे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। तो धनंजय दुबे जो ग्वालियर जिले से संबंधित है, इन्हें टेनिस में क्या दिया गया है, विक्रम पुरस्कार। सर आपने इनको इम्पोर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि यह क्या दिव्यांग श्रेणी में इनको दिया गया है, और दिव्यांग श्रेणी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में एक एग्जाम में पूछा गया था मध्य प्रदेश MPPSC द्वारा। तो आपको याद रखना है दिव्यांग श्रेणी में धनंजय दुबे को टेनिस में क्या दिया गया है, विक्रम पुरस्कार दिया गया है। फिर एक और व्यक्ति का नाम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजवीर सिंह परमार, जिसे मलखंब खेल में दिया गया है क्या, विक्रम पुरस्कार। तो धनंजय दुबे, राजवीर सिंह पवार, आवेश खान, प्रगति दुबे, राजू सिंह, ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए हम एकलव्य पुरस्कार की बात करते हैं। तो एकलव्य पुरस्कार इस बार 11 लोगों को दिया गया है। मेनली 1994 से शुरू हुआ है। इसमें 1 लाख की राशि दी जाती है। यहाँ से एग्जाम में नहीं आएगा, इसे छोड़ दो, पर आपको याद रखना 11 लोगों को प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार। तो विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1996 में की गई थी, जिसके तहत 2 लाख की राशि दी जाती है। यहाँ क्या कोच को प्रदान किया जाता है। तो इस बार रश्मि मालवीय जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, उनको क्या दिया गया है, विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करते हैं। तो यह अपने जीवन उपरांत खेलों में जितना भी आपने सहयोग दिया उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। 2002 से प्रारंभ हुआ है, 2 लाख रुपए दिए गए हैं। इस बार टेनिस खिलाड़ी अनूप धूपर जो कि इंदौर से संबंधित हैं, उनको क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। पूछा गया है, आपको याद रखना है। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। जैसा आप सभी को पता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड है जो कि सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। फिर अर्जुन पुरस्कार आता है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड 3 व्यक्ति को इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। एक भाई है, कौन, उसका नाम है शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह की बात करते हैं तो ऐश्वर्य सिंह प्रताप ने इंटरनेशनल लेवल पे हाल ही में शूटिंग में बहुत अच्छा क्या किया, अपना प्रदर्शन किया। हम आगे बात करेंगे इनके बारे में। ये खरगोन जिले से संबंधित हैं। आपको याद रखना है इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है, बाद में। अब दूसरे कौन है, दूसरी है सुशीला चानू जो कि मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से खेलती है। इन्हें भी क्या दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। फिर है शिवेंद्र सिंह व्यक्ति हैं जो कि कोच है। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है, मेनली इनको दिया गया है खेल के लिए विश्वामित्र पुरस्कार ही आई थिंक इन्हें दिया गया था। तो आपको याद रखना है ये 3 व्यक्ति जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। मेनली इनको कौन सा दिया गया है, शिवेंद्र सिंह को इनको मेनली कोच के लिए प्रदान किया गया है, हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर सुशीला चानू हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार। ऐश्वर्य प्रताप सिंह को कौन सा दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है जो कि शूटिंग से। अब देखिए एशियन गेम्स की बात करते हैं। तो 19वां एशियन गेम्स हाल ही में चीन में आयोजित किया गया था 2024 में। उसका नाम था 19 एशियन गेम्स 2022, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें से 3 ने गोल्ड पदक, 3 ने रजत और 3 ने कांस्य।
अब हमें इसमें मेन किस किस को याद रखना है, हम उसकी बात करते हैं। देखो, एक है सुदीप्ति हजेला। सुदीप्ति हजेला इंदौर से संबंधित है और घुड़सवारी की खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% छपने वाला है, लिख लीजिएगा। सुदीप्ति हजेला किससे? घुड़सवारी है। इनकी एक टीम ने घुड़सवारी में मध्य प्रदेश, भारत को क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था, जिसमें मध्य प्रदेश की खिलाड़ी सुदीप्ति हजेला शामिल थी। फिर दूसरे नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भी यहाँ पर क्या जीता था? गोल्ड जीता था, खरगोन से संबंधित है, आपको याद रखना है। तीसरी है मनीषा कीर। मनीषा कीर ने क्या किया था? जो कि भोपाल से संबंधित है, और मनीषा कीर ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था, आपको याद रखना है। फिर अगले खिलाड़ी का नाम आता है आशी चोकसे। आशी चोकसे द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है एशियन गेम्स में, ये भी भोपाल की खिलाड़ी हैं। फिर नेहा ठाकुर है। नेहा ठाकुर ने सेलिंग में सिल्वर पदक जीत के लाती हैं। फिर अगली खिलाड़ी है तुलिका मान। तुलिका मान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जूडो में महिला के लिए इन्हें क्या किया था? फाइट की थी, और इसमें इन्होंने कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता था। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, तुलिका मान के बारे में भी। तो हमने 6 खिलाड़ी मेनली देखे जो किसमें? एशियन गेम्स में अवार्ड जीते। अब हम फिर उसके बाद हुआ पैरा एशियन गेम्स 2023, जिसका आयोजन भी चीन में किया गया था। मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, उनके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है प्राची यादव। प्राची यादव पैरा केनाइन खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया था केनाइन में। भोपाल की खिलाड़ी हैं, आपको याद रखना। फिर इनके जो पति हैं मनीष कौरव, मनीष कौरव में इसने रजत पदक जीता था, आपको याद रखना है, K9 में। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी का नाम आता है कपिल परमार। कपिल परमार की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से संबंधित हैं। बहुत निम्न स्तर से उठकर आज ये बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। वर्तमान में अभी टोक्यो में जो पैरालंपिक होंगे उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इनके द्वारा भी पैरालंपिक, जो एशियन पैरालंपिक हुआ, उसमें कौन सा अवार्ड जीता गया? सिल्वर मेडल जीता गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एशियन पैरा गेम्स की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी? नेशनल गेम्स की। 37वें नेशनल खेल का आयोजन गोवा में किया गया था। गोवा में मध्य प्रदेश का जो नंबर रहा वो चौथा नंबर रहा। मध्य प्रदेश ने 38 गोल्ड, 36 रजत और 38 कांस्य पदक के साथ कुल 112 पदक जीते। आपको याद रखना है, इस खेल में 37वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र राज्य पहले नंबर पे था और मध्य प्रदेश कौन से? चौथे नंबर पर रहा। पेपर में पूछा जा सकता है। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 38 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था, और इसमें मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर रहा था? तीसरे नंबर पर, जिसमें मध्य प्रदेश में 39 गोल्ड, 30 रजत और 27 कांस्य के साथ कुल 96 पदक जीते थे। तो ये एग्जाम में पदक तालिका पूछी जा सकती है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। अब आगे आइए, आगे हम कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं, या जो न्यूज़ में रहे। पहले तो देखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का मैंने बता ही दिया, इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल लाए हैं, तो इनका 99% इस बार पेपर में आने की प्रायिकता है, तो इनको तो आपको याद ही रखना है। फिर एक है रूबीना फ्रांसिस, जो कि शूटिंग से संबंधित है, जबलपुर की हैं, और ये भी क्या जीत के लाई थी? मेनली रूबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर एक हैं चंबल के सपूत, जिनका नाम क्या है? कुलदीप डंडोतिया। इनने भी बेंच प्रेस चैंपियनशिप में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। बस इनके खेल का याद रख लीजिएगा, डंडोतिया किससे थे वो सब याद रखना है। फिर वैष्णवी त्रिपाठी भूसु खेल से संबंधित है, पेपर में आ सकता है। फिर देखिए अमित और कृतिका, ये किससे? आर्चरी यानी क्या है? तीरंदाज है। इन दोनों ने भी क्या 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। तो इनके बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे जिनके बारे में हमने बात करी। अब रिपोर्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहली रिपोर्ट आती है टाइगर रिपोर्ट 2022। इसके तहत क्या हुआ कि भारत में कुल 3167 वर्तमान में क्या है? टाइगर हैं, जिसमें सर्वाधिक बाघ किसमें? मध्य प्रदेश में 785। तो वर्तमान में टाइगर स्टेट का दर्जा किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश की जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में सर्वाधिक टाइगर हैं 135, उसके बाद है कान्हा में 105। तो अब यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कुल टाइगर की संख्या कितनी है? 785 है, और 2018 में कितनी थी? 526 थी।
फिर हम बात करते हैं तेंदुआ रिपोर्ट आई हाल ही में, तो जिसके तहत मध्य प्रदेश भारत में 13,874 टाइगर गिने गए और मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए हैं। तो मध्य प्रदेश तेंदुआ रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश में कुल कितने तेंदुए हैं? 3907 तेंदुए हैं। अब आगे बात करते हैं हम योजनाएं और परियोजनाओं की, कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना लाई गई अभी हाल ही में। तो सबसे पहली है कौन सी? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसके बारे में पेपर में आ सकता है। इसका शुभारंभ होता है 5 मार्च 2023 को। इसका जो लक्ष्य था, मेनली उसका लक्ष्य था महिलाओं को सशक्त बनाना। प्रारंभ में इसकी राशि कितनी थी? 1000 हुआ करती थी, पर चुनाव से पहले राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1250 कर दी गई। वर्तमान में महिलाओं के अकाउंट में कितने? 1250 रुपये आते हैं। यह किस विभाग के अंतर्गत है? महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत यह योजना संचालित है। अब देखिए, एक बार मैं इनकी योजनाओं के जो पात्र महिलाएं उनकी बात करते हैं, तो 1 जनवरी 2023 से पहले उन महिलाओं की आयु कितनी होनी चाहिए? 24 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार की आय जो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार या महिला के नाम पर कोई भी ट्रैक्टर या रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए और 5 एकड़ भूमि से कम होना चाहिए। उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। पर वर्तमान में मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति ले रहा है, हर महिला इसका लाभ ले रही है, भले उनके पास ज़मीन हो, कुछ भी हो, क्योंकि योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो नहीं पाता है। योजनाओं का उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। उद्देश्य क्या था? सशक्तिकरण करना था, पर सशक्त होती हैं नहीं होती हैं, ये महिलाओं के ऊपर डिपेंड है। फिर दूसरी आती है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, कि जितनी बहना भी लाडली बहना योजनाओं के अंतर्गत आती थी, उन महिलाओं को क्या किया जाएगा? आवास प्रदान किया जाएगा। यह 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भराए गए थे। फिर आती है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। यह मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। इसके तहत क्या किया जाता है? 18 से लेकर 45 वर्ष के जो व्यक्ति है उनको ऋण दिया जाता है, और ऋण के तहत उनको क्या किया जाता है? स्वरोजगार बनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश भारत में पहली सरकार है जिसने उड़ान के द्वारा मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को तीर्थ यात्रा कराई है, तो आपको याद रखना है। फिर सुराज कॉलोनी योजना आती है अगस्त 2023 में। इसके तहत जितनी भी अवैध कॉलोनी होती है मध्य प्रदेश में, उन्हें वैध बना दिया जाता है। फिर उसके बाद आती है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो सीखो कमाओ योजना 22 अगस्त 2023 के दिन आती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेंगे इस योजना के तहत, उनको क्या दिया जाएगा? पैसा भी दिया जाएगा। तो 12वीं पास बच्चे को 8000 देते थे, ITI पास वाले को 8500 देते थे, जिनके पास डिप्लोमा उन्हें 9000 देते थे, जिनके पास डिग्री उन्हें 10,000 रुपये इसके अंतर्गत देते थे। सीखो कमाओ योजना बहुत चर्चा में रही थी, तो आपको याद रखना है। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। अभी हाल ही में लाई गई मोहन यादव सरकार द्वारा। यहाँ पर श्री अन्न की बात कर रहे हैं, तो श्री अन्न क्या है? मोटे अनाज को बोलते हैं। अब मोटे अनाज के तहत क्या करा जाएगा? हर किलो पर 10 रुपये का क्या किया जाएगा? अनुदान राशि इसमें प्रदान की जाएगी। ठीक है। फिर कब चालू हुई थी वो? मार्च 2023 में। फिर ई बस सेवा हमारे यहाँ चालू की गई, तो जिसके तहत क्या हुआ कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये कुछ प्रमुख शहर थे जिनमें ई बस सेवा प्रदान की गई, यानी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा प्रदान की गई। फिर सुशासन बना। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना आई। वर्तमान में साइबर तहसील परियोजना मध्य प्रदेश के 55 जिलों में संचालित है। ये लिखा हुआ है 55 जिले। यहीं से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। तो ये हमने योजनाओं की बात करी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में लोक एवं धाम, कि हमारे यहाँ क्या मंदिर, टेम्पल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में बहुत धाम और लोक बनाए गए। तो पहला एक धाम बना था अद्वैत, पहला एक धाम है एकात्म धाम, ठीक है, जो कि ओमकार पर्वत पर ओमकारेश्वर खंडवा जिले में बनाया गया। यहाँ पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। यहाँ पर शंकर संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी कहाँ पर बनाया जाएगा? खंडवा में खोला जाएगा। तो आपको याद रखना है, एकात्मक मूर्ति का अनावरण किया गया था शिवराज सिंह चौहान द्वारा। कहाँ पर बनाया गया है? मेनली ओमकारेश्वर में बनाया गया है, जो कि खंडवा में। फिर देखिए, संत रविदास मंदिर और स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह सागर जिले में बनाया जा रहा है। फिर आगे बात करते हैं तो सलकनपुर देवी लोक बन रहा है। कहाँ पर? सीहोर के सलकनपुर नामक स्थान पर।
फिर ये श्री राजा लोक कहाँ पर बनाया जा रहा है, ओरछा जो कि निवाड़ी जिले में आता है वहाँ पर बनाया जा रहा है। देखो यहाँ से प्रश्न कैसे आ सकते हैं, सब लोक के नाम लिख देंगे, आपसे क्या बनवा लेगा, जोड़ी वो मिलवा लेगा, तो आपको याद रखना है। फिर हनुमान लोक जो कि जाम शामली में है, छिंदवाड़ा जिले में, वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, हनुमान लोक बनाया जा रहा है। फिर जुगल किशोर सरकार लोक पन्ना जिले में बनाया जाएगा। महाराणा प्रताप लोक भोपाल जिले में बनाया जा रहा है। फिर महाकाल लोक हमारे उज्जैन में बनाया गया है। तो ऐसे ही लोग कुछ बनाया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टेम्पल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, ठीक है, और उसके पीछे कुछ उद्देश्य नहीं है। अब हम बात करते हैं जीआई टैग की, कि मध्य प्रदेश के किन किन उत्पादों को इस साल जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ग्वालियर की कालीन, उसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। हस्त निर्मित कालीन होती है जो नीचे बिछाई जाती है, उसको क्या दिया गया है, जीआई टैग। फिर चिन्नौर चावल जो कि कहाँ का है, बालाघाट का है, उसे भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। फिर रीवा का सुंदरजा आम, रीवा के सुंदरजा आम को भी जीआई टैग दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इसको शुगर का पेशेंट भी खाया जाता है। अब जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं उस पर बात कर देता हूँ कि यह क्या होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विशिष्ट उत्पाद जिसकी क्या होती है, एक राष्ट्रीय महत्व होता है। जैसे रीवा का सुंदरजा आम, इसको शुगर पेशेंट भी खा सकता है, तो इसमें कुछ अलग विशेषता है, इसके कारण इसे क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। फिर गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इस बार गोंड पेंटिंग से जरूर प्रश्न आ सकता है। फिर मुरैना की गजक को दिया गया है जीआई टैग, क्योंकि यह भी क्या है, मुरैना का एक विशिष्ट उत्पाद है। फिर लोहा शिल्प जो कि डिंडोरी की क्या है, अगरिया जनजाति है, उसका जो लोहा शिल्प है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। फिर सरबती गेहूं मध्य प्रदेश को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से सीहोर और विदिशा जिले में लगाया जाता है। आपके पेपर में पूछा जाएगा सरबती किसकी किस्म है, तो आपको याद रखना है। फिर देखिए एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं, ओडीओपी वर्तमान में हमारे 6 यूनिट में भी इसका है, तो कुछ चर्चाओं में रहे थे। तो सबसे पहले बनाना फेस्टिवल जो कि बुरहानपुर में आयोजित किया गया, और बनाना के लिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत केले को क्या बुरहानपुर जिले से शामिल किया गया, तो आपको याद रखना है बनाना फेस्टिवल कहाँ पर। फिर पन्ना जिले से आंवला को एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो ये एक जिला एक उत्पाद की फोटो लगी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे देखिए रीवा से सुंदरजा आम है, सिंगरौली से कोदो कुटकी है, फिर उमरिया से महुआ है, शहडोल से हल्दी है, फिर बालाघाट से चिन्नौर चावल है, सिवनी से सीताफल है, छतरपुर से लकड़ी के फर्नीचर है, दमोह से चना है, सागर से कृषि उपकरण है, रायसेन से बासमती चावल है, हरदा से बांस है, खंडवा से प्याज है, खरगोन से मिर्च है, इंदौर से आलू है, धार से बाग प्रिंट है, उज्जैन से बाटी का प्रिंट है, नीमच से धनिया है, मंदसौर से लहसुन है। सॉरी यहाँ पर एक और जीआई टैग लिखिएगा कि मंदसौर का जो रियावन लहसुन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हाल ही में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो आपको इसका भी याद रखना है। तो ये कुछ उत्पाद हैं जिन्हें ओडीओपी के तहत शामिल किया गया है, चर्चाओं में भी है, 6 यूनिट में भी शामिल है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो निधन की बात करते हैं। देखिए हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, जो हिंदी की बहुत बड़ी कवियत्री थी। इन्हें क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। शरद यादव का 12 जनवरी 2023 के दिन निधन होता है, यह पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। सरताज सिंह का भी निधन होता है, जो भी क्या थे, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से संबंधित थे, और उनका भी क्या होता है, निधन होता है 2023 में। फिर देखिए कुछ अदर की बात करते हैं, तो भारत की विश्व की पहली वैदिक घड़ी, यानी वैदिक यानी समझ लीजिए कि जो अपने पंचांग होते हैं, पंचांग के अनुसार वो क्या बताएगी, समय बताएगी। तो अब वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है, उज्जैन में लगाई गई है। भारत की पहली सोलार सिटी किसको, सांची जो कि रायसेन जिले में, उसे बनाया जाता है। फिर देश का पहला यूनिटी मॉल जो कि एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए खोला जा रहा है, वो कहाँ पर खोला जा रहा है, उज्जैन जिले में खोला जा रहा है। फिर आपको याद रखना है यूनेस्को की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश के 6 स्थानों को शामिल किया गया है। एक है ग्वालियर फोर्ट जो कि ग्वालियर में, फिर चंबल बेली में जो अपने चित्रकला बनी हुई है पत्थरों पे, उसको शामिल किया गया है। खूनी भंडारा जो कि कहाँ पर, बुरहानपुर में, उसे शामिल किया गया है। गोंड मेमोरियल यानी जो कि मंडला जिले में, उनको शामिल किया गया है। भोजेश्वर टेम्पल भोजपुर में, उसे भी शामिल किया गया है। फिर धर्मार का स्तंभ जो कि मंदसौर जिले में है, इसे भी क्या यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।
आने वाले समय में इन्हें यूनेस्को में शामिल किया जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 4 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन हबीबगंज, जिसे रानी कमलापति कहा जाता है, रानी कमलापति स्टेशन से लेके कहाँ तक चलाई जाती है, नई दिल्ली तक चलाई जाती है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। फिर देखिए गौशालाओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री ने क्या किया है, आदेश पारित किया गया है। फिर एक योजना है केंद्र सरकार की, अमृत स्टेशन। अमृत स्टेशन के तहत क्या किया जा रहा है कि स्टेशनों को पुनर्विकास किया जा रहा है, यानी अपडेट किया जा रहा है नए तरीके से। तो मध्य प्रदेश के 33 स्टेशन इसके अंतर्गत शामिल है, पूछा जा सकता है। फिर देखिए एक और बात कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जब हमारे यहाँ बना रहे थे, उस दौरान क्रांतिक सूर्य तांत्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा की गई प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि खरगोन जिले में खोला जाएगा। फिर आगे आ जाइए, आगे बात करते हैं। पेशा कानून हमारे यहाँ लागू होता है कब, 15 नवंबर 2022 के दिन जनजाति क्षेत्रों में। फिर मध्य प्रदेश मातृ वंदना योजना में इस बार वापस प्रथम नंबर पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा पोर्टल बनाया गया है, जिसके तहत युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार प्रदान किया जाएगा। फिर अमृत सरोवर, जिसके तहत क्या किया जा रहा है कि जितने भी तालाब हैं उनका पुनर्विकास किया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर आगे बात करते हैं प्रसादम, एक खाने की, एक आप समझ लीजिए खाने के लिए एक स्थान खोला गया है प्रसादम नाम से, महाकाल कॉरिडोर में। आप जाएंगे आपको फ्री में खाना मिल सकता है यहाँ पर। तो प्रसादम कहाँ पर खोला गया है, उज्जैन में खोला गया है। अटल पार्क सागर में स्थापित किया गया है। फिर करौंदी गांव बहुत फेमस था, मध्य प्रदेश का व्यू पॉइंट है, ये कटनी जिले में स्थित है। फिर संत शिरोमणि श्री रविदास स्किल पार्क, जो कि कहाँ पर खोला गया है, भोपाल में। जो भोपाल के स्किल पार्क का नाम था उसे बदलकर क्या कर दिया गया है, संत शिरोमणि रविदास जी स्किल पार्क उसका नाम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का पहला AI पार्क कहाँ पर खोला जा रहा है, भोपाल में इंदौर में खोला जा रहा है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर आगे आइए तो देखिए यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश का लगभग पूरा करंट अफेयर समाप्त कर लिया। यही वो कुछ न्यूज़ है, यहाँ से हमारे एग्जाम में पॉइंट बन सकते हैं। आप इस लेक्चर को एक और बार देख लीजिएगा, 2 की स्पीड में देखिएगा, एग्ज़ाम से जाने से पहले इसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।